नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं? बढ़िया, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। आ जाइए, एक ऐसे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं विश्व इतिहास के, जिसे हम महान आर्थिक मंदी कहते हैं। मूल रूप से ये जो टॉपिक है महान आर्थिक मंदी का, यह हमारे पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस पाठ्यक्रम का हिस्सा है जिसमें दो विश्व युद्धों के मध्य की दुनिया की बात कही जाती है कि पहला विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 और दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 के बीच में हुआ, इनके बीच में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं के अंतर्गत हम महान आर्थिक मंदी को रखते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो चलिए आज का इस टॉपिक को शुरू करते हैं। एक टॉपिक आपके यहाँ पर आना चाहिए, रजिस्टर में नोट डाउन करिएगा, महान आर्थिक मंदी। महान महान आर्थिक मंदी, तो हम इसे मंदी कहेंगे। बाकी जब भी परिचर्चा करेंगे तो आप मानसिक रूप से तैयार रहिएगा कि मंदी का मतलब जो है वो मंदी ही होता है। ठीक है ना? मंदी का मतलब यानी कि महान आर्थिक मंदी की हम बात करेंगे। ठीक है, आगे जब भी हम मंदी शब्द का प्रयोग करेंगे तो पूरा का पूरा महान आर्थिक मंदी नहीं कहेंगे। आप समझ जाइएगा कि हम बात कर रहे हैं ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस इन वर्ल्ड हिस्ट्री। मूल रूप से अगर इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो यह 1929 से शुरू हुआ और 1930-31 में चरम पर पहुंचा और 1934-35 तक रहता है। तो 1929-30 ईस्वी की यह घटना मानी जा सकती है। ठीक है, और यह मूल रूप से मंदी क्या होती है आप सभी जानते हैं कि जब लोगों की क्रय शक्ति की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि चीजें मार्केट में उपलब्ध है लेकिन आप खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो उसे हम मंदी की स्थिति मान सकते हैं। पूरी तरह से अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। कई सारे शब्द आपके समक्ष आएंगे लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न यहाँ पर 100% बनेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आखिरकार मंदी क्या होती है, तो एक परिचय जो है वह मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद कोई भी घटना घटित होती है तो उस घटना के पीछे कोई ना कोई निश्चित कारण होते हैं। क्या बात क्लियर हो गई? कारणों के बाद में हम बात करते हैं कि सर कोई घटना घटित हो रही है तो उसके कुछ लक्षण भी तो होंगे ना। मेरे जुकाम हुआ, आज 15 दिन हो गए हैं, मिट नहीं रहा। क्यों नहीं मिट रहा? क्योंकि मैंने बेसिकली दिवाली की छुट्टियों में खूब मौज उड़ाई, खूब ठंडी चीजें खा ली, आइसक्रीम खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया। ठीक है, सर्दी में बाहर मोटरसाइकिल पे ऐसे ही निकल गए घूमने के लिए तो जुकाम हो गया। लक्षण कारण समझ में आ गया। ठीक है, परिचय समझिए कि जुकाम हुआ, कारण समझिए कि मैं सर्दी जो थी उस सर्दी में ऐसे ही निकल गया। अब इसके लक्षण क्या हुई कि नाक बह रही थी, जुकाम में हो रहा था, गले में खराश थी, इस तरह की समस्याओं से मैं जूझ रहा था। ठीक है, इसी समय जब पूरा विश्व मूल रूप से आर्थिक मंदी की समस्या से जूझ रहा था, ठीक उस परिस्थिति में इससे निपटने के लिए कई लोगों ने कुछ विचार दिए। इसी सिलसिले में एक विचार अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट, जिसे हम एफडीआर कहते हैं, उन्होंने दिया था न्यू डील पॉलिसी, नया व्यवहार कार्यक्रम। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा फ्रेडरिक, सिंपल लिखिए रूजवेल्ट। रूजवेल्ट को एफडीआर कहते हैं कि न्यू डील पॉलिसी। ठीक है, खत्म भी तो होगा तो इसके कुछ परिणाम भी रहेंगे, तो ये चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। स्वागत है अर्जुन, जितने भी प्यारे साथी जुड़े हैं सभी को नमस्कार। ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, चलिए महान आर्थिक मंदी 1929-30 की, जब लोगों के पास पैसा नहीं रहा, रोजगार की स्थान पर बेरोजगारी बढ़ी, लोगों की क्रय शक्ति जो है वह बेहद ज्यादा कम हो गई। क्या बात क्लियर हो रही है क्या? ठीक है, कारखाने बंद होने लगे, उद्योग समाप्ति की ओर आ गए, इस तरह कुछ घटनाएं घटित हुई। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि आखिरकार इसका परिचय क्या था।
ठीक है, यह क्या थी महान आर्थिक मंदी। एक सिंपल सी भाषा में पढ़िए कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, अब आपको पता है युद्ध के समय जो है वह क्या हो जाती है, मांग बढ़ जाती है। मांग बढ़ जाती है तो उत्पादन ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं ज्यादा है। आप याद करिए कोरोना के शासनकाल में, कोरोना शासनकाल क्या, कोरोना के काल में आपको एक बात पता होगी कि अचानक से मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री बढ़ गई थी। लोगों ने उनकी कालाबाजारी करना शुरू कर दिया, तो परिणाम ये हुआ कि मार्केट में सरकार को इनको बेहद आवश्यक वस्तुओं की सूची में डालना पड़ा। कई सारी कंपनियों को अतिरिक्त मास्क बनाने का ऑर्डर दिया गया। जो मिलें कपड़े बनाया करती थी उन मिलों को निर्देश दिया गया कि आप मास्क बनाइए, और देश में मास्क की आपूर्ति की गई। क्या ये बात क्लियर हो गई? दवाएं बनाई होने वाली कंपनियों को निर्देश दिया गया कि आप दवाएं बाद में बनाइए, पहले सैनिटाइजर बनाइए। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? कुछ समय पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में एक हल्का सा युद्ध अभ्यास हुआ। भारत ने पाकिस्तान को पकड़ करके पीटा, तो उस समय लोगों को लग रहा था कि दोनों देशों में युद्ध होगा। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि किरानों की दुकान पर अचानक से भीड़ बढ़ गई थी। बढ़ी थी, नहीं बढ़ी थी? यानी कि मांग बढ़ी। अब मांग बढ़ी तो इसका सीधा सा इफेक्ट कहां पर होगा? जो बड़ा उद्योग होगा, जो बड़ा उद्योगपति होगा, वही तो उत्पादन बढ़ाएगा। परिणाम क्या हुआ? उत्पादन बढ़ा, और उत्पादन बढ़ा तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने लगी। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय मूल रूप से अमेरिका ही एक ऐसा देश था जो दुनिया की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता था, बाकी और कोई नहीं कर सकता था। आज भी क्या हो रहा है? सब जगह लड़ाइयां हो रही है, रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, गाजा में इसराइल फिलिस्तीन लड़ रहे हैं। क्या ये बात क्लियर होगी? हमारे एशिया में भी कहीं सारी दुश्मनी चल रही है। जियो पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से देखें तो मेरे दोस्त एक अजब सा गजब का सहयोग बन रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या इन सब का फायदा कौन उठा रहा है? अमेरिका। अमेरिका जो है हर देश के पास जाकर के हथियार बेच रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे इसराइल हो, चाहे यूक्रेन हो। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? क्या चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, और वी आर कंज्यूमर्स, हम क्या है? उपभोक्ता है। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, मांग बढ़ी, उत्पादन बढ़ी, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। मांग तो बढ़ी, और औद्योगिक विकास के साथ साथ लोगों को क्या हुआ? रोजगार भी मिलने लगा। धीरे धीरे कुछ बातें लिखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगी। लिखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय मांग बढ़ी तो उत्पादन भी बढ़ा। परिणामतः तत्कालिक दुनिया के तात्कालिक समय के सबसे बड़े उत्पादक देश अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि हो। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छे से समझिए। मांग बढ़ी, मांग बढ़ी, उत्पादन भी बढ़ा, परिणामतः अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि हुई। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। मांग बढ़ी तो औद्योगिक विकास भी हुआ, मांग बढ़ी तो औद्योगिक विकास भी हुआ। स्वाभाविक बात है, उद्योगों में विकास हुआ। ठीक है, परिणामतः लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिले। परिणामतः लोगों को बड़ी संख्या में
रोजगार मिले। बहुत अच्छे से इस बात को समझे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं इससे एक बात सीखना चाहूंगा, एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, आज सरकारी नौकरी जो है उसकी तरफ युवाओं का इतना आकर्षण क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? हाँ भाई, सरकारी नौकरी के पीछे युवा क्यों भाग रहे हैं, जबकि आज प्राइवेट नौकरी अगर आप करते हैं तो एक अच्छा खासा पैकेज आपको मिल जाता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? ठीक है, आप बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, नोएडा में जाकर के किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे एक सिंपल सी भाषा में बताइए, क्या उन कंपनियों में जॉब कर करके आपका भविष्य सुरक्षित है क्या? मैंने भी लगभग 5 साल जो है एक एडटेक कंपनी, एडटेक का मतलब होता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जो कंपनी थी उसमें काम किया, ठीक है। बढ़िया पैसा कमाया। अब मेरी आय बढ़ी, सुनना, मुझे बहुत अच्छा पैसा मिला, मेरी आय बढ़ी, आय बढ़ी तो मेरी क्रय शक्ति भी बढ़ी। क्रय शक्ति का मतलब होता है खरीदने की क्षमता। लेकिन अचानक से वह एडटेक कंपनी बंद हो जाती है, मेरा रोजगार खत्म हो जाता है, ठीक है। मेरा रोजगार खत्म हो गया, मेरे पास पैसे आना बंद हो गए, तो क्या मेरी क्रय शक्ति कम होगी क्या? नहीं, उस अनुपात में कम नहीं होगी जिस अनुपात में मेरा खर्चा बढ़ा था। बहुत अच्छे से समझना, क्या ये बात क्लियर हो गई? अब यहां पर क्या हुआ, मांग बढ़ी, औद्योगिक विकास हुआ, लोगों को रोजगार मिलने लगा, तो लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ने लगी, खरीदने की क्षमता बढ़ने लगी। पहले क्या होता था, कोई भी व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है तो वो उसी हिसाब से खर्च करता था। अब व्यक्ति 1,000 रुपए कमा रहा है और वो खर्च कर रहा है उसी हिसाब से, ठीक है। कि भाई मान लो 100 रुपए किसी की आय है, वह उस हिसाब से खर्च कर रहा है, तो 90 रुपए खर्च करके 10 रुपए बचा रहा है। अब उस व्यक्ति की आय 100 से बढ़कर के 1,000 रुपए हो गई, तो वह क्या 90 रुपए ही खर्च करेगा क्या? नहीं करेगा। उसका रहन सहन बदल जाएगा, उसके कपड़े पहनने का तरीका बदल जाएगा। पहले नॉर्मल कपड़े पहन लिया करता था, अब वो ब्रांडेड कपड़े पहनेगा। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? पहले नॉर्मल जूते पहन लिया करता था, अब नहीं पहनेगा भाई साहब, ब्रांडेड पहनेगा। पहले नॉर्मल चश्मा लगा लिया करता था, अब नहीं लगाएगा, अब ब्रांडेड लगाएगा। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? पहले नॉर्मल पेन जेब में रख लिया करता था, अब नहीं भाई साहब, पार्कर का 500 रुपए वाला पेन जो है वो जेब में होना चाहिए। तो क्रय शक्ति बढ़ी। अब बहुत अच्छे से यहाँ पर एक बात समझिए, क्रय शक्ति बढ़ी, अब लेकिन रोजगार रही नहीं। पहले 1,000 मिलते थे, वो भी बंद हो गए, अब 100 भी नहीं मिल रहे हैं। तो क्या आपने जो खर्चा बढ़ाया था, क्या उस अनुपात में आप खर्चे में कमी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यहीं से मंदी की शुरुआत होती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक छोटे से कंसेप्ट के माध्यम से कुछ बातों को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, एक्स्ट्रा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, मांग बढ़ी, मांग बढ़ी, उत्पादन बढ़ा। अब उत्पादक कौन है बताओ भाई? उत्पादक है अमेरिका, में वृद्धि हुई। अरे हुई या नहीं हुई? ये लो सर, कोई समस्या? चलिए सर, मांग बढ़ी तो स्वाभाविक बात है औद्योगिक विकास हुआ। ये लो सर, औद्योगिक विकास हुआ तो लोगों को रोजगार मिला, रोजगार मिला तो लोगों की क्रय शक्ति जो है यह भी बढ़ गई। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, जो ये मांग बढ़ी थी ये कभी ना कभी तो कम होगी। ये लो सर, प्रथम वर्ल्ड वॉर समाप्त, मेरे दोस्त, पहला विश्व युद्ध समाप्त। अब मांग जो पहले बढ़ी थी, क्या उसी अनुपात में मांग रहेगी क्या? नहीं रहेगी, मांग कम होने लगी। मांग कम होने लगेगी तो उत्पादन भी कम होगा। अरे होगा या नहीं होगा? उत्पादन कम होगा, मांग कम होगा, परिणाम क्या होगा? अमेरिका में जो वृद्धि हुई थी, इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप अब वो अतिरिक्त माल जाएगा कहां पर? तो उद्योग और कारखाने जो है ये बंद होने लगेंगे। में वृद्धि डाउन, उद्योग व कारखाने बंद। क्लियर? चलो सर, वर्ल्ड वॉर समाप्त। तो मेरे दोस्त, जो औद्योगिक
विकास है, यह भी समाप्त। परिणामतः क्या आएगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति कम होगी, क्योंकि जब व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं होगा तो वह क्या खरीदेगा। अब इन सब का निष्कर्ष क्या है, बहुत अच्छे से समझिएगा। निष्कर्ष ये है कि बाजार है, बाजार में माल है, ठीक है, लेकिन खरीददार नहीं है। क्या है बात क्लियर? बताओ। अब आपको लग रहा है क्या कि आप इतिहास वाले शिक्षक से विश्व इतिहास आर्थिक अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो? ईमानदारी से बताना, क्या आपको ऐसा देख करके लग रहा है क्या? हाँ या ना? अब बाजार में खरीदार नहीं है, बाजार में खरीददार नहीं है। अब बाजार कैसे चलता है? बाजार चलता है शेयर बाजार से, यानी कि शेयर मार्केट से। तो मेरे दोस्त, शेयर मार्केट में जब कोई पैसा लगाने वाला नहीं होगा तो शेयर मार्केट क्या हो जाएगा? धराशायी हो जाएगा। ये शेयर मार्केट के धराशायी होने से ही क्या होगी? ये होगी मंदी। शेयर मार्केट धराशायी, और अब क्या आ जाएगी? अब आ जाएगी मंदी। ईमानदारी से बताइए कि आपको 1% भी ऐसा लग रहा है कि आप इतिहास के मास्टर से जो है वह मेरे दोस्त अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं? बताइए। समझ में आ गई सारी गणित? अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है, तो इसका मतलब आप आर्थिक मंदी वाला जो चैप्टर है वह समझ जाएंगे। अगर आपके यह बात समझ में आ गई तो यकीन मानिएगा आप जो है वह आर्थिक मंदी वाला मुद्दा समझ जाएंगे। पहला विश्व युद्ध हुआ, मांग बढ़ी, उत्पादन बढ़ा। उत्पादक कौन था? अमेरिका था। अमेरिका में वृद्धि हुई, वृद्धि के परिणाम स्वरूप यहां पर कारखानों की स्थापना हुई। क्या ये बात क्लियर हो गई? कारखाने जो है यह क्या होने लगे? स्थापित होने लगे, क्योंकि मांग बढ़ रही थी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब अचानक से औद्योगिक विकास बढ़ा, रोजगार बढ़ा, क्रय शक्ति बढ़ा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, मांग घटी, उत्पादन घटा, अमेरिका में वृद्धि घटी, उद्योग कारखाने बंद हो गए, औद्योगिक विकास कम हुआ, बेरोजगारी बढ़े, क्रय शक्ति कम। बाजार में माल है पर खरीदार नहीं है, खरीदार नहीं है तो शेयर मार्केट धराशायी हुआ, यही मंदी कहलाई। क्लियर हो गई? 2020 का कोरोना याद करते, समय के साथ बहुत सारी मास्क बनाने वाली कंपनियां, सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां मार्केट में आ गई। क्या ये बात क्लियर हो गई? लेकिन जैसे ही कोरोना समाप्त हुआ तो वह जो सैनिटाइजर बनाने वाली और मास्क बनाने वाली कंपनियां थी वह क्या होगी? अंतोगत वह बंद होगी। बंद होगी तो उसमें काम करने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा या उनकी बेरोजगारी सामने आने लगेगी? सर स्वाभाविक बात है, वह बेरोजगार होंगे। ठीक है, क्या होंगे? वह बेरोजगार होंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब मेरे प्यारे साथियों यहीं से कंटिन्यू करते हैं। औद्योगिक विकास हुआ, लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिले। अब इसको आगे बढ़ाइएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, लेकिन, है ना, लेकिन शब्द लिख लेते हैं, इससे ठीक रहेगा। लेकिन, ठीक है, लेकिन में हम क्या लिख रहे हैं? लेकिन पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ और अब इस अतिरिक्त जो मांग थी इसकी स्थिति भी समाप्त हो गई। परिणामतः अमेरिका के अतिरिक्त उत्पादन की मांग भी समाप्त हो गई। ठीक है, चलिए लिखिए। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, पहला वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, परिणामतः अतिरिक्त मांग की स्थिति भी समाप्त हो गई। ठीक है, इस वजह से इस वजह से अमेरिका जब तक उछल कूद कर रहा था कि भाई साहब मैं
इस पूरी दुनिया को सप्लाई करूंगा, उस अमेरिका की उत्पादन की मांग भी समाप्त होने लगी। इस वजह से अमेरिका के अतिरिक्त उत्पादन की मांग भी समाप्त होने लगी। वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम से बताई थी कि उद्योग कारखाने बंद हो गए। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताओ मुझे। बेरोजगारी में अचानक से वृद्धि हो गई। ठीक है, अब अमेरिका उस माल का करेगा क्या? अच्छा, ये बात आपके समझ में आ गई ना कि हमने अमेरिका को केंद्र में क्यों रखा है? हमने अमेरिका को केंद्र में इसलिए रखा है क्योंकि अमेरिका उस दुनिया का, यानी कि उस समय का सबसे बड़ा उत्पादक था। अगर पूरी दुनिया की आवश्यकता की पूर्ति कोई कर सकता था तो वह अमेरिका था। ठीक है, समाप्त होने लगी। इससे अमेरिका के उद्योग व अमेरिका के नवीन स्थापित, इसे लिखिए, अमेरिका के नवीन स्थापित उद्योग व कारखाने बंद होने लगे। फलस्वरूप अचानक बेरोजगारी बढ़ गई। लिख लो यहां तक, बेरोजगारी बढ़ गई। ठीक है, अब जब ये पूरी घटना हो रही थी तो बेरोजगारी का हूटर बजा, और जब हूटर बचा कि वे बेरोजगारी होने वाली है तो अमेरिका में एक हूटर बजता है, हूटर बजा। उस समय मेरे दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे हूपर। उन्होंने उनके समय 24 अक्टूबर 1929 को गुरुवार के दिन, ठीक है, अमेरिकी शेयर बाजार जिसे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहते हैं उसमें गिरावट का दौर प्रारंभ हुआ। परिणामतः अमेरिकी राष्ट्रपति हूपर, नाम याद रहेगा ना, हूपर, हूपर नहीं हूटर है वो तो, ये हुवर है, हुवर। अमेरिकी राष्ट्रपति हुवर के समय 24 अक्टूबर 1929 को, हुवर के समय 24 अक्टूबर 1929 को गुरुवार के दिन अमेरिकी शेयर बाजार में शेयर बाजार, क्या कहते हैं इसे? अमेरिकी शेयर बाजार, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज में गिरावट का दौर प्रारंभ हुआ। इसे
ब्लैक थर्सडे कहते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के समय 24 अक्टूबर 1929 को गुरुवार के दिन, ठीक है, अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में गिरावट का दौर प्रारंभ हुआ और इस घटना को क्या कहा जाता है? ब्लैक थर्सडे कहा जाता है, काला गुरुवार कहा जाता है। ठीक है, लोगों को उम्मीद थी, सामान्य तौर पर शेयर बाजार में यही होता है, हम अक्सर अखबार पढ़ते हैं, अखबार में एक खबर आती है कि 2 लाख करोड़ डूबे, 5 लाख करोड़ का फायदा हुआ, ये हुआ वो हुआ फलाना ढीमका। ठीक है, सामान्यतः लोगों को एक उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी कि सर, एक उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी कि समय के साथ यह वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है यह सुधर जाएगा, यानी कि इसमें तेजी आ जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, यह हो नहीं पाया। 29 अक्टूबर सन 1929 मंगलवार का दिन था। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी कि अमेरिकी शेयर बाजार अचानक से धराशायी हो गया, खत्म हो गया। याद करो 2009 में भी इस तरह की आर्थिक मंदी आई थी। ठीक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल कहते हैं 29 अक्टूबर 1929 को मंगलवार के दिन यह धराशायी हो गया, जिसे मंगलवार को बताओ अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्यूसडे कहते हैं, नहीं कहते, इसीलिए इसे क्या कहा गया? ब्लैक ट्यूसडे कहा गया, जिसे ब्लैक ट्यूसडे कहा जाता है। 2 घटनाएं याद रखना, ब्लैक थर्सडे कब हुआ और ब्लैक, मेरे प्यारे साथियों, ट्यूसडे कब हुआ, यानी कि काला गुरुवार और काला मंगलवार। ठीक है, क्या ये बात क्लियर? ठीक है, ब्लैक थर्सडे कहते हैं। अब दुनिया का शेयर बाजार अमेरिका के ऊपर ही निर्भर था, अमेरिका का शेयर बाजार ही गिर गया। दुनिया का शेयर बाजार किसके ऊपर निर्भर था? अमेरिका के ऊपर निर्भर था। अमेरिका का शेयर बाजार गिर गया और यहीं से वैश्विक मंदी जो है उसका दौर प्रारंभ हुआ। ब्लैक ट्यूसडे की इस घटना से वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर प्रारंभ हुआ। अभी आप नहीं देखते हो क्या, अमेरिका जो है उस अमेरिका के डॉलर में ही पूरी तरह से व्यापार होता है नहीं होता? ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति अगर कुछ बोल दे तो भाई साहब वो कानून मान लिया जाता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? आज दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सम्मान किसी व्यक्ति को मिलता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलता है। हालांकि इस वक्त जो उस पद पर काबिज है उसने उस सम्मान को गंवा दिया है, लेकिन फिर भी
अमेरिका के राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। तो अमेरिका का शेयर मार्केट गिरा। अमेरिका के शेयर मार्केट को क्या कहते थे? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहते थे। यह गिरा। तारीख 29 अक्टूबर 1929 की थी, मंगलवार का दिन था। जैसे ही इस मार्केट की खबर, गिरने की खबर पूरे विश्व में फैली तो वैश्विक रूप से हाहाकार मच गया। दुनिया के जितने भी शेयर मार्केट थे वह एक तरह से समाप्त होने के कगार पर आ गए। 1829 में यह प्रारंभ हुई, 1930-31 में यह विकास पर पहुंची और मेरे दोस्त 1932 से 33 ईस्वी तक ये अपने चरम पर थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? 1934 ईस्वी तक मेरे प्यारे साथियों यह क्या हो गई? याद रखिएगा, समाप्त होती नजर आई। चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं। आर्थिक मंदी का प्रभाव, एक नोट करके लिख लो। नोट, आर्थिक मंदी की समय रेखा। आपने बचपन में वो काम किया होगा ना, एक बार मुझे बताना, जिसमें आप ग्राफ वगैरह बनाया करते थे। ठीक है, तो वो ग्राफ ही बना रहा हूं। ये रहा सर आपका पहला ग्राफ। ठीक है, ये पहला ग्राफ। ठीक है, चलिए क्या बना रहे हैं हम? पहला ग्राफ बना रहे हैं। चलिए इस ग्राफ में समझिएगा कि आखिरकार हमारी अर्थव्यवस्था जो है वह क्या है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सन। भाई देखो, मुझे अर्थव्यवस्था के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ आपको बता सकते हैं। ये 1929 का दौर है जब यह प्रारंभ हुई थी। ठीक है, इतनी बड़ी भी नहीं बना सकते, ज्यादा प्रारंभ भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा हल्का सा। ये लो सर, 1929। ठीक है, यहां से यह विकास करती है, और विकास कब करती है? 1930-31 में। 30-31 ईस्वी। ठीक है, ये नंबर 1, ये नंबर 2। इसके बाद यह अपने चरम पर पहुंच जाती है। नंबर 3 चरम होता है लगभग लगभग 1933, 1932-33। इसके बाद इसका एक प्रभाव बना रहा 1934-35 तक मान सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है यह हल्की 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 डाउन जाना शुरू हुई 1935 के बाद। ये नंबर 5। बताओ भाई, ये समझ गए क्या? नए टॉपिक की शुरू की है नरपत भाई, जो नया टॉपिक है इसकी शुरू की है। ठीक है, चलिए सबसे पहला नंबर 1 पे यहां पर लिख लीजिए। नंबर 1 पहला क्या है? 1929 में प्रारंभ। ठीक है, नंबर 2 किसकी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं आर्थिक मंदी की। नंबर 2 पे 1930-31 ईस्वी में इसका विकास हुआ। 1932-33 में यह अपने चरम पर पहुंची। ईस्वी में चरम पर पहुंची। ठीक है, 1934 ईस्वी तक इसका प्रभाव रहा, और मेरे दोस्त 1935 ईस्वी में समाप्त होना प्रारंभ, समाप्त होना प्रारंभ। लिख, गणित आ गई समझने में?
थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगी। ठीक है। अब साहब मैंने यहां पर लिखाया कि 1932 से 33 के दौरान ये अपने चरम पर थी, यानी कि अपने सर्वोच्च काल पर यह पहुंची। ठीक है। आखिर ऐसा कौन सा सर्वोच्च काल था भाई साहब? ये वो सर्वोच्च काल था मेरे प्यारे साथियों, जब देश में, हमारे विश्व में 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इस समय बेरोजगारों की संख्या 3 करोड़ थी। आप सोचिए, 3 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास कोई रोजगार नहीं था। जस्ट इमेजिन दुनिया की स्थिति कितनी बुरी हो रही होगी आर्थिक मंदी के साथ। भाई साहब, अगर वास्तविकता में मंदी जाननी हो ना, तो एक बेरोजगार युवक से पूछ लीजिएगा कि मंदी क्या होती है, वो आपको बता देगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या एक बेरोजगार युवक से पूछ लीजिएगा कि मंदी क्या होती है। घर वाले कमरे का कुछ किराया भेजते हैं, है ना, कुछ पैसा भेजते हैं, उसी कुछ पैसे में उनको कमरे का किराया भी देना होता है, उसी कुछ पैसे में उसे टिफिन की व्यवस्था करनी होती है, किताबें, कॉपी, पेन, पेंसिल भी लानी होती है, अपनी आवश्यकताएं भी पूरी करनी होती है, हारी बीमारी भी है, और उन्हीं पैसों में उसको पूरा खर्चा चलाना होता है और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होती है। उससे पूछिएगा। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे ना, बहुत स्ट्रगल था जीवन में। ठीक है। तो याद आती है वह जीवन, चूंकि हमने उस जीवन को बहुत करीब से जिया है, और ज्यादा भी नहीं तो लगभग लगभग 8-10 साल वह लाइफ जो है वह जी है। ठीक है ना। तो काफी कुछ सिखाया है। स्टूडेंट लाइफ जो व्यक्ति जी लेता है ना, वह व्यक्ति अपने आप में काफी मजबूत होकर के उभरता है। स्टूडेंट लाइफ में व्यक्ति मजबूर हो जाता है, उसकी मैं मानता हूं, लेकिन उसमें व्यक्ति मजबूत होकर के बाहर निकलता है। ये बात याद रखना। जिसने वास्तविकता में स्टूडेंट लाइफ जी होगी, हम जब जयपुर आए थे शुरू शुरू में, तो खाना वगैरह सब खुद ही बनाते थे। सब्जी मंडी लगती थी मानसरोवर में मंगलवार और शुक्रवार को, तो वहां जाकर के सब्जी लेकर आते थे। साधन नहीं थे तो पैदल जाया करते थे 3-3 किलोमीटर तक, और वापसी में 5 किलो सब्जी का थैला हाथ में लेकर के आते थे। बहुत मजबूत बनाया है जीवन ने, बहुत कुछ सिखाया है। तो वही मंदी होती है। 10 रुपए बचाने के लिए ऑटो का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है। सब्जी भी 5 सब्जी वालों से पूछ करके सब्जी लेते थे कि कौन सस्ती देगा। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया आर्थिक मंदी। दुनिया का हर देश इस आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, केवल एक के। बेसिकली 1928 ईस्वी में रूस ने पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कर दी थी। परिणाम स्वरूप रूस इस आर्थिक मंदी से बचा रहा। नोट लगाइए। रूस ने ईस्वी में पंच वर्षीय योजना प्रारंभ कर दी थी। इसलिए रूस इस मंदी से बचा रहा। सच्चाई है मेरे दोस्त, मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगा, आप लोग भी समझदार हैं। अब रूस तो बच गया, लेकिन दूसरे देश थोड़ी बचने वाले थे, क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं था। रूस के पास तो लेनिन और स्टालिन जैसे बड़े नेता हुए, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता के माध्यम से रूस को समाजवाद की ओर मोड़ दिया, और समाजवाद की ओर मोड़ करके वहां पर पंचवर्षीय योजनाएं लागू कर दी थी। भारत ने उन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं से प्रेरित होकर के अपने यहां पर योजनाओं की स्थापना की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जब वो प्रधानमंत्री थे।
और पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की थी। इसीलिए सन 2009 में जब आर्थिक मंदी आई थी तो भारत भी बचा रहा था। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। रूस के अतिरिक्त संपूर्ण यूरोप मंदी के प्रभाव में आ गया। रूस के अतिरिक्त संपूर्ण यूरोप मंदी के प्रभाव में आ गया। लिख लो, रूस के अतिरिक्त सारा यूरोप जो है वह मंदी के प्रभाव में आ गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? सारा यूरोप मंदी के प्रभाव में आ गया। बहुत बढ़िया। एक सवाल पूछा है कि सर पंचवर्षीय योजना ने से कैसे बचा जाता है सर? देखिए मैं बताता हूं। बेसिकली मान लीजिए एक पंचवर्षीय योजना जो है 5 ईयर प्लान ये बनाया गया, ठीक है। अब मान लीजिए यह हम प्लान रहे हैं 2025 से लेकर 2030 के लिए। मैं जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूं। तो 5 साल के लिए पहले ही फंड आवंटित कर दिया जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई कि 2025 में इतना फंड खर्च होगा, ठीक है, और इस कार्य के लिए खर्च होगा। 2026 में इतना पैसा खर्च होगा, इस कार्य के लिए होगा। 2027 में इतना पैसा खर्च होगा, इस कार्य के लिए होगा। इस तरह से तो फंड जो है वह हमने क्या कर दिया, पैसा जो है मंजू वह आरक्षित कर दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब पैसा आरक्षित कर दिया तो वह पर्टिकुलर मद के लिए यानी कि पर्टिकुलर कार्य के लिए हमने आरक्षित कर दिया ना, तो वह कार्य होकर के रहेगा क्योंकि पैसा सुरक्षित है, ठीक है। इस तरह से बचा जा सकता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ, इसमें यह भी होता है कि छोटे छोटे प्लान, छोटे छोटे टारगेट, लक्ष्य जो है वह एक तरह से निर्धारित किए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं। हर साल के लिए, हर महीने के लिए, हर दिन के लिए कार्य निर्धारित कर दिया जाता है। आपने नहीं देखा होगा तो 12th पंचवर्षीय योजना जब हमारे भारत में थी तो मेरे दोस्त उसका एक पूरा ड्राफ्ट आया था 400 450 पेज का केंद्र सरकार की तरफ से, ठीक है। उसमें हर दिन की जानकारी थी। भाई हाँ, इस दिन ये होगा, कृषि में ये होगा, उद्योगों में ये होगा, सेवा क्षेत्र में ये होगा, टेलीफोनी में ये होगा, होम में ये होगा, कृषि में ये होगा, सारी जानकारी थी। तो पूरा फंड एक आरक्षित कर दिया ना, इसलिए बचा जा सकता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैंने बताया। बाकी देखिए अर्थशास्त्री ज्यादा अच्छे से समझ सकते। अब साहब मंदी आई, आखिरकार मंदी का कारण क्या हुआ? तो मूल रूप से एक बहुत बड़े आर्थिक विशेषज्ञ हुए लिप्सन महोदय, उन्होंने 1929 की मंदी को एक व्यापार चक्र का परिणाम बताया। बोला जी ये तो हर बार आती है, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद हमेशा आती है। 80 साल बाद 2009 में वापस आई थी, फिर ऐसी संभावना लगी थी कि 2020-21 में आएगी। अभी किस समय ऐसी संभावना लग रही है कि एक बार और आने की संभावना है, ठीक है। सोने का विषम विभाजन हुआ क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मांग बढ़ी तो लोगों के पास पैसा नहीं था। क्या ये बात क्लियर हो गई? और जब पैसा नहीं था लोगों के पास तो उन्होंने अपना सोना गिरवी रख करके अमेरिका से माल खरीदा। प्रथम विश्व युद्ध बनी। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव एक बहुत बड़ा कारण रहा क्षतिपूर्ति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो पराजित राष्ट्र थे उनके ऊपर क्षतिपूर्ति की राशि लाद दी गई। युद्ध ऋण जो है उन्हें लेने पड़े। कृषि और उद्योगों का मशीनीकरण कर दिया गया तो मानव श्रम की आवश्यकता नहीं रही। और तात्कालीन कारण बता है अमेरिका के शेयर बाजार में गिरावट। जैसे ही अमेरिका के शेयर बाजार में गिरावट आई तो यूरोप का एक अन्य महत्वपूर्ण शेयर मार्केट जो है वह गिरता चला गया। ऑस्ट्रिया का एक बैंक हुआ करता था, नाम था क्रेडिट ऑनस्टाल्ट, वह दिवालिया हो गया। इंग्लैंड के जो बैंक ऑफ इंग्लैंड था उसके शेयर 25% तक गिर गए, ठीक है। तो अपने आप में बहुत बड़ा ये चक्र जो है वह चलता रहा। इस आगे की प्रक्रिया को चलिए, इस आगे की प्रक्रिया को कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत आभार। अब ज्यादा क्लासेस के लिए और अच्छी क्लासेस के लिए, लाइव बैचेस के लिए अपडेट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं चंदू सर की क्लास के मंच के साथ। जय हिंद, जय भारत। कल शाम 8:30 बजे इस क्लास को कंटिन्यू बढ़ाते हैं। तब तक नमस्कार।